ने आप लोगों को ऑर्डर नंबर 1 से लेके ऑर्डर नंबर 8 तक पूरा बताया है कि स्टडी कैसे करनी है, क्या है, रूल्स क्या है, प्रोविजन क्या है, सब क्लॉजेस को कैसे रीड करना होता है, वो सब मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, जहां से कल हम लोग ने ऑर्डर नंबर 8 को छोड़ा था, वहीं से आपको कांटेक्ट कराते हुए लेके चल रही हूँ। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चलिए देखिए ऑन द स्क्रीन। ओके, चलो ना, यहाँ पर हम आए थे रूल नंबर 4 की तरफ, जहां पर इवेसिव एंड डिनाइल की बात करता है। देखो व्हाट इज अ डिनाइल, यू नो व्हाट इज अ डिनाइल। डिनाइल का मतलब ये होता है कि आप जो भी डिनाई करते हैं, एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि आप प्लेंटिफ की कोई भी स्टेटमेंट को अगर डिनाई करते हैं तो आपको उसको डिनाई एग्जैक्टली करना पड़ेगा। जैसे अनु का कल क्वेश्चन था कि ये बोल रही थी कि मैम ऐसे नहीं होता है कि आप मैंने ऐसे देखा है कि पार्टली यस बोला जाता है एंड पार्टली नो बोला जाता है। तो दैट इज नॉट एट ऑल फेयर इनफ कि पार्टली यस एंड पार्टली नो नहीं होता है। आपको जहां जहां फिगर आउट करना होता है वहां पर आपको स्पेसिफिक डिनायल लेना पड़ता है। समटाइम्स हमारे अनस्पेसिफिक डिनाइल्स जो होते हैं वो हमारे ही आंख पे आते हैं और हमें ही इस बात की प्रॉब्लम होती है। मैं आप लोगों को क्लियर बता देती हूँ। ठीक है, फर्दर आप देखिए कि allies receive certain sum of money, it shall not be sufficient to deny that he received the particular amount, but he must deny that he received the sum or any part thereof। यानी कि आपको डिनाइल करने का भी एक वे रहता है कि यहाँ पर देखो कि आप स्पेसिफिक अमाउंट अगर डिनाई कर देते हो कि इतना मिला है इतना नहीं मिला है, तो आप लोगों को वो डिनाइल जो लेना है वो प्रॉपर स्टैंजा में लेना है। ठीक है, यू हैव टू प्रॉपरली डिनाई वॉट एवर इट इज। नाउ फर्दर यू कैन सी दैट इट द एलिगेशंस मेड इन द डिवोर्स सर्कमस्टेंसेस, इट शैल नॉट सफिशिएंट टू डिनाई along with those circumstances। अगर ऐसे कोई डाइवर्स सर्कमस्टेंसेस है जो आपके विरुद्ध है, आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो सर्कमस्टेंसेस के अंदर आप लोगों को क्या करना पड़ता है कि आप डिनाई कर रहे हो, लेकिन व्हाट यू आर सपोज टू डू एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, व्हाट इज द स्टोरी यू नीड टू स्टेट। इफ यू डोंट स्टेट द स्टोरी, दैट मीन्स वो राइट है और आप रॉन्ग हो। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शुड बी इन अ प्रॉपर स्टेंजा, इट शुड बी प्रॉपरली स्टेटेड और आपकी प्लीडिंग्स के अंदर वो दिखना चाहिए। चलिए फर्दर बढ़ते हुए आगे चलती हूँ। देखिए स्पेसिफिक डिनाइल, नो डब्ल्यूएस ऑर्डर, सेटिस्फाइड परमिशन ऑन जजमेंट। यहां पर हमारी बात हुई थी उस दिन, मुझसे रीना मैम ने पूछा था कि मैम आप मुझे बताइए कि नो डब्ल्यूएस ऑर्डर को हम सेटिस्फाइड कहां पे कर सकते हैं, वो कौन से ऑर्डर में दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को कोर्ट से स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस के अंदर, अगर ऐसे मैं बता दूं आप लोगों को एग्जाम्पल की तरफ भी लेके जाती हूँ, उससे पहले आप ये समझ के लो कि परमिशन जो होगी, स्पेसिफिक डिनायल का मतलब क्या होता है कि वॉट एवर यू आर डिनाइंग और नॉट एडमिटिंग, ठीक है, एडमिटेड, नॉट एडमिटेड, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कभी कभी हमारी एक गलती पूरे मैटर को खत्म कर देती है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि योर वन ऑफ योर मिस्टेक कैन ब्रिंग यू इनटू द क्लचेस, कि जहां पर आप वो चीज जो है वैसे आप फेस करोगे। ठीक है, दिस इज अ मेजर थिंग विच यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर अगर आपने ये नहीं समझा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे का कॉन्सेप्ट क्या है। डिनायल कैसे होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब क्या है, प्रॉपर डिनायल होना चाहिए। ठीक है, नॉट एडमिटेड इन द प्लीडिंग ऑफ द डिफेंडेंट शैल बी टेकन टू बी एडमिटेड एक्सेप्ट एज अगेंस्ट द पर्सन अंडर डिसेबिलिटी। अगर आप उस चीज का नॉट एडमिशन नहीं देते हो, यानी कि आप उस चीज को डिनाई नहीं करते हो, इसका मतलब आप उस चीज को एडमिट करते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोगों को एविडेंस प्लीड नहीं करना होता है, लेकिन जो झूठ है वो तो बोलना पड़ेगा ना, उस चीज को मना तो करना पड़ेगा ना, है ना। और आपकी जो प्लीडिंग है, द कोर्ट टू प्रोनाउंस द जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स कंटेन इन द प्लेंट। अभी देखो आपको पता है कि कभी कभी एक्स पार्टी जजमेंट भी होती है, सुना है आप लोगों ने एक्स पार्टी जजमेंट, एक्स यस पार्टी मैम। ऑर्डर। यस। अगर आप लोगों ने ये वर्ड यस सुने होंगे, व्हाट इज एन एक्स पार्टी वन साइड ऑर्डर। एक्स एक पार्टी तरफा का मतलब होता है एक तरफा एक तरफा। वेरी प्रॉम्प्ट आंसर, वेरी यस। करेक्ट आंसर। इट इज एक तरफा ऑर्डर। सी, अगर आपका ऑर्डर जो है वो एक तरफा हो जाता है,
तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि आपको पता है कि एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिसाइड कैसे करना है। देखो, एक्स पार्टी का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोर्ट ने एकदम बैन कर दिया, ठीक है। एक्स पार्टी का मतलब है कि आप अगर कोर्ट में नहीं आते हो, डिफेंडेंट डज नॉट कम्स बिफोर द कोर्ट और डज नॉट रिमेन्स प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट, ठीक है। आपको समन्स भेजा, आप सो रहे थे, आपने बोला कमिश्नर सो रहा है। अगर कमिश्नर सोता ही रहेगा तो हमारा काम कैसे होगा? गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको उन चीजों का भी पता होना चाहिए कि इफ देर इज अ लॉ, अगर एक्स पार्टी एक लॉ है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक और लॉ तो बना रहेगा ना, है ना। यस ऐसे मैम। हमारे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। समझो हमारे घर में कोई डेथ हो गई, कोई बीमार हो गया, या ऐसी कोई घटना हो गई जिसकी वजह से हम कोर्ट नहीं पहुंच पाए, तो वो रीजन को लेकर तो कोर्ट को हमको समझना ही पड़ेगा ना, कोर्ट को, कि हमारे ये पर्टिकुलर रीजंस थे, ठीक है। तो उस रीजंस के कारण हम कोर्ट नहीं पहुंच सके, तो कोर्ट नहीं पहुंचने के लिए कोर्ट को सेटिसाइड ऑर्डर करना पड़ता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक डिनायल और ये सब चीजें जो है आपके प्लीडिंग को अगर तंदुरुस्त नहीं बनाएगी, इंपॉर्टेंस नहीं बनाएगी, तो मुझे नहीं लगता है कि आगे आप उस चीज को डिफेंड कर पाएंगे। पता है आपको ये सब बातें यहाँ पर क्यों करी जाती है? क्योंकि क्रॉस के अंदर जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है ना, तभी ये ना हम लोगों को, क्रॉस जो होता है वो दोधारी तलवार होता है। इट इज कॉल्ड एज डबल एज वेपन। व्हाट इज अ डबल एज वेपन? व्हाट इज अ डबल एज क्या वेपन? हाँ, आप पे भी पड़ेगा, चाहे मतलब अगर गलत हुआ तो हो सकता है आपकी भी गर्दन कट जाए, और हाँ, नहीं दोनों आपने तरफ करा से तो आपकी भी कट गर्दन कटने की जाए। चांसेस होती यस। है, ठीक है। जैसे हम दोधारी तलवार कहते हैं, यहां से भी कटोगे और कहीं और से भी और कट इधर। जाओगे तो पता चलेगा नहीं, ठीक है। दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और जो जजमेंट प्रोनाउंस होती है, देखो आपको पता है, मैं आपको क्लियर कर बताती हूँ कि जितने भी लॉयर्स के पास जाओगे, जितने भी केसेस आप स्टडी करोगे, उसके अंदर एक ही बात क्वेश्चन आती है, जजमेंट और डिक्री सेम होती है क्या? मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं। पूछते हैं, मैम जजमेंट और डिक्री जो होती है क्या वो सेम होती है? मतलब जजमेंट इज इक्वल्स टू डिक्री? तो मैं कहूंगी यस, यस 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 यस, जजमेंट इज इक्वल्स टू डिक्री। ये क्या होता है? आप लोगों को प्रिजुडाइज किया जाता है, आप लोगों को गुमराह किया जाता है कि जजमेंट अलग होता है। इतना नहीं समझता है तेरे को कि जजमेंट अलग होता है, डिक्री अलग होता है? अरे यस, जजमेंट अलग आती है, डिक्री अलग आती है, लेकिन जजमेंट का ही पार्ट डिक्री रहती है। जजमेंट इज इक्वल्स टू डिक्री। यही चीजें होती है जो कभी कभी कोर्ट जो होता है वो जजमेंट में नहीं ले पाते, तो डिक्री में कोर्ट वो सारी चीजें ले लेते हैं। तो डिक्री जो होती है वो कोर्ट आपको प्रोवाइड करती है। और अगर वो डिक्री से आप ना खुश है तो आप लोगों के पास क्या रेमेडी है? यानी दुख की दवा तो होनी चाहिए ना। ऑफ कोर्स है, वो क्या है? आप लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हाई अपील कोर्ट। में जाएंगे, हाँ, अपील अपील में में। जाएंगे, अपील में यस। जाएंगे। ऐसा नहीं हम लोग डायरेक्टली हाई कोर्ट जाएंगे, रीना मैम, हाँ। नॉट नेसेसरी। सिविल कोर्ट यस के जो मैम। भी यस मैम। जजमेंट्स होते हैं हम लोगों के पास एक और रेमेडी है। कौन से यस जज बैठे हैं ऊपर? मैम, डिस्ट्रिक्ट एडीजे के कोर्ट। कोर्ट में, हाँ, जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। यस, यस। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ऐसी पावर्स है कि वो आपकी अपील सुन सकता है। तो मैं कहूंगी यस, डेफिनेटली यस, अपील सुन सकता है, ठीक है। आ रही है तो बात मतलब समझ में? सिंपल वर्ड्स, हाँ, यह सिंपल वर्ड्स में ये है कि छोटी कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो बड़ी कोर्ट में जाके अपील कर सकते यस, बड़ी कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, लेकिन हर किसी की एक हायरार्की होती है। मैं हैं। आपको यस एक मैम। और चीज बता देती हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत मिसकॉन्सेप्शन में हम चलते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे देखा है कि आप लोगों को इतना ही मालूम है कि लोअर कोर्ट का हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट का हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, पर दैट इज नॉट ट्रू। दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल। मैं ऐसे बोलूंगी वो बिल्कुल सच नहीं है, ठीक है। यस मैम। लोअर कोर्ट की जो जजमेंट होती है वो हम लोग कहाँ पे जाके ये करते हैं, दैट इज ऑल्सो द पार्ट विच यू आर नॉट टू नोट डाउन। अगर आप ये सब चीजें जो मैं बोलती भी चाह रही हूँ, जैसे मैं पढ़ाती हूँ और मैं जो बोल रही हूँ, अगर आप उस चीज को नोट डाउन करोगे ना, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को इन सब चीजों में बिल्कुल भी प्रॉब्लम आएगी, नॉट एट ऑल। लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिखते जाओ। एक पेपर पेन ले लो, ठीक है। मुझे पता है कि बाद में तो नोट्स मिलने वाले हैं, अरे नोट्स मिलेंगे, आप लोगों के टाइम सेविंग के लिए ही बोल रही हूँ, रेस्ट इज योर विश। चलो यस आगे बढ़ती हूँ ना। रूल नंबर 7 व्हाट इट इज, डिफेंस और सेटल सेट ऑफ मैम। मैम ग्राउंड्स। इस मैम इससे हाँ, पहले एक क्वेश्चन और पूछूंगी। हाँ, हाँ, जैसे कि आपने रूल नंबर 5 में बताया, पहले तो एक ये था कि अगर WS का राइट हमारा क्लोज कर दिया तो हम रूल 5 में जा सकते हैं सेट असाइड कराने के लिए।
हाँ, या मतलब जैसे एक्स पार्टी का ऑर्डर आ गया तो उसके लिए भी रूल 5 में ही जाएंगे हम लोग? नहीं 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 नहीं, नहीं ना? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इसीलिए मैंने कहा कि ऑर्डर 9 रूल 13 फिर क्या है? एक्स पार्टी डिक्री सेटिसाइड, ऑर्डर यस 9 मैम। 9। रूल 13, रूल 13। आगे मैं आप लोगों को ना, ये एक्स पार्टी डिक्री सेटिसाइड जो होती है ना, ये एग्जीक्यूशन तक होती है। दिस इज नॉट ओनली योर, यानी कि एक्स पार्टी डिक्री सिर्फ लोअर जजमेंट नहीं, एग्जीक्यूशन तक मैं सेटिसाइड करा के लेके आई हूँ। ठीक है, क्योंकि इसी सेक्शन एग्जीक्यूशन में। के बाद भी अपील में अगर आपको सम्मन सर्विस नहीं होता है, एग्जीक्यूशन में ఉంది ఉండని ఉండని ఏం కాదు కూర్చో प्लीज माइक ऑफ कीजिए सर, प्लीज। ओके। तो एक्स पार्टी डिक्री जो होती है उसको सेटिसाइड करने के लिए इट इज नॉट ओनली द वन थिंग विच यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड, एक्स पार्टी ओके। डिक्री अलग होता है। यस ठीक है, मैम। एक्सपर्ट। और यस। ऐसी डिक्री को हम सेटिसाइड कर सकते हैं क्या? नहीं, हम उसको लेकर अपील में जाते हैं। समझो समझो, आपको लोअर कोर्ट से जो जजमेंट आई, उससे पहले जो यस मैम। समन्स है आपको प्रॉपरली सर्विस नहीं हुआ। ठीक है, मैं यस आपको मैम। मेरे एक केस यस। के बारे में बताती हूँ। जी। हस्बैंड एंड वाइफ का झगड़ा बहुत इजी होता है समझने के लिए, इसलिए मैं आप लोगों को इस तरफ पे लेके आती हूँ, सो दैट आपके जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो एकदम बढ़िया से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो दिमाग में रह जाता है, लेकिन एक अगर मैंने थोड़ा और बोल दिया तो वो कंफ्यूज हो जाता है, तो बेटर इस लाइन पे लेके चलती हूँ मैं आपको। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ है, उन दोनों का झगड़ा हो गया है। वाइफ जो है वो दूसरे स्टेट में रहती है, हस्बैंड जो है दूसरे स्टेट में रहता है। ठीक है, दोनों के यस मैम। स्टेट अलग है। सिटी भी अलग कर दो, ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टेट को लेकर टेंशन आ रही है, फिर आप सोचोगे कि स्टेट का सम्मान है वो ये वो, तो कंफ्यूज नहीं हो। दो एक ही स्टेट है, सिटी अलग अलग है। यानी कि अगर मैं कहूँ पूना सिटी है, बॉम्बे सिटी है, तो बॉम्बे सिटी के अंदर अगर समझो एग्जाम्पल के तौर पे कि वाइफ ने अगर सम्मन सेंड किया है और हस्बैंड को उसकी एड्रेस पे वो सम्मन सर्विस नहीं हुआ है, यानी कि कोर्ट से बुलावा आया ही नहीं, तो वो क्यों जाएगा? यस। कोर्ट यस से मैम। बुलावा नहीं आने का मैंने इसमें फायदे लिए थे। ठीक है, मुझे तो कोर्ट से यस बुलावा ही नहीं आया, जजमेंट हो गई, एक्स पार्टी जजमेंट होने के बाद में सामने वाली अपील में चली गई कि इस एग्जीक्यूशन कर दो, एग्जीक्यूशन में चली गई। अब वहां पर मुझे एग्जीक्यूशन कोर्ट को भी मुझे समन्स भेजने हैं, हस्बैंड को समन्स भेजने हैं। ठीक है, यस मैम। कि आपकी यस। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स लगी है। अगर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के टाइम पे भी समन्स नहीं आता है मेरे को, तो मैं एक्स पार्टी जजमेंट, एक्स पार्टी एग्जीक्यूशन सबको सेटिसाइड करा सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर 9 रूल 13। सिखाऊंगी आगे चल के, बहुत ओके। मस्त है, बहुत मस्त है। अगर हाँ आप मैम, लोगों ने, इसलिए क्योंकि मेरे हाँ एक केस में होने वाला है ऐसा, इसीलिए मैंने हाँ, आपसे पूछा कि ये रूल ऑर्डर 9 रूल 13 में, मतलब जो मैं सोची थी कि रूल 5 में ही जाएंगे वो। नहीं नहीं नहीं, एक्स पार्टी ऑर्डर 9 रूल 13। ठीक है, ओके। मैं आपको बता ओके। दूं कि ये ना आप यहाँ पर ही रीना मैम, अगर आप लोगों ने सिविल केसेस लेने स्टार्ट कर दिए प्रॉपर्टी मैटर्स, मैं आपको वो बोलती हूँ छाप के लेना, मतलब यू कैन अर्न मोर देन क्रोर्स ऑफ रुपीज। मैं आपको क्लियर बोल रही हूँ कि 1 करोड़ रुपया तो आप आसानी से कमा लेंगे अगर आपने ये चीजों को फॉलो किए। आप है ना जो वहां पे चलते हो, एसएलपी फाइल करने का है आपको, हम्म। एओआर बनने का है, आपके दिमाग में वो बैठा हुआ है। नहीं नहीं मैम, मुझे आपके, AR नहीं बनना, मुझे नहीं नहीं नहीं, बनना। जनरली मैं आपको लेकर नहीं बोल रही हूँ रीना मैम, मैं सभी को लेकर बोल रही हूँ। आई एम टॉकिंग इन अ वेरी ओपन वे सो दैट यू ऑल शुड अंडरस्टैंड कि अगर आप लोग घर बैठे ही, यानी कि आप वहां पे काम करके आप 1 करोड़ रुपया छाप सकते हो, तो क्यों नहीं कर सकते आप? वाई नॉट? यस। किसको खुशी नहीं होगी कि कल समझो आपके तिजोरी में 1 करोड़ रुपया पड़ा है, आपको खुशी नहीं होगी यस। क्या? मैंने एक केस से एक ऑब्वियसली करोड़ मैम। रुपया कमाया, नहीं होगी ऑब्वियसली क्या? मैम। होगी। ऑब्वियसली किसको भी दिखेंगे, अगर हम लोग खोलेंगे ही ना अपना मैडम कबर्ड, रात में हाय नींद नहीं 1 करोड़ रुपया। आएगी। हाँ मैडम मैडम हाँ 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 हाँ। रात में नींद नहीं आएगी। वो वो ड्रावर खोल के देख, अरे कलंदर साहब खाली 1 करोड़ रुपया थोड़ी कमाना है, 1 करोड़ के ऊपर पीछे दूसरा 2 करोड़ रुपया कमाना है, 5-10 करोड़ रुपया तो अपने को चाहिए ना। पॉश वॉश गाड़ी लेंगे कि नहीं? बड़ी बड़ी गाड़ियां लेनी है नहीं लेनी है, कुछ तो करना है अपने लाइफ में। सो इसी चीज को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। यस दैट्स मैम। व्हाई आई से कि सिविल भले ही पेचीदा है लेकिन पैसा बहुत देता है। पैसा है तो यस मैम। सब है, मैं आपको बोल रही हूँ।
ये दिस तो है। इज कंपल्सरी। मैं आपको बोलूं कि सिविल इज रियली द गेम ऑफ मनी। अगर आपको एक दावा चलाने आ गया, अगर आपको केस चलाने आ गया, अगर आपको पता है कि इसकी कैंची ऐसे लगानी है, इसको यहाँ पे दबाना है, सी हाउ इट वर्क्स, सी हाउ इट वर्क्स। आप लोगों को मैं यस ऐसे बोल रही हूँ कि ये एक टॉनिक है, लेते जाओगे ना इसको उतना ही सीखते जाओगे। चलो ना, डिफेंस और सेट ऑफ ग्राउंड्स फाउंडेड अपॉन द सेपरेट where the defendant relies upon the separate distinct grounds or defense set of or counterclaim upon separate and distinct facts, they shall be stated as far as may be separately and distinctly। अगर आप लोगों को सेट ऑफ करना है तो आप लोगों को सेट ऑफ की अलग से एप्लीकेशन करनी पड़ती है। अगर आपको काउंटर क्लेम करना है तो आपको उसी में जोड़ना है, जोड़ना उसी में है, तोड़ना उसको है। ओके ठीक है, सेट ऑफ में भी अगर आपको करना है तो आप उसी चीज को कर सकते हैं बिना किसी के डाउट के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप 100% कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि आफ्टर ऑल आई जस्ट से वन थिंग, कि आप उस चीज के अंदर आप सेट ऑफ भी करोगे, अलग से करोगे, काउंटर क्लेम करोगे, अलग से करोगे, लेकिन कहाँ पे खेलोगे? उसी के गेम के अंदर खेलोगे। ठीक है, प्लेंटिफ क्या करता है? कोर्ट फी भर के आता है। तो आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा, सेट ऑफ कर रहा है तो डिफेंडेंट कोर्ट फी भर के आएगा क्या अंदर? नहीं डिफेंडेंट कोर्ट फी भर के आएगा क्या अंदर? बिल्कुल नहीं। क्यों डिफेंडेंट कोर्ट फी भरेगा? नहीं वो प्लेंटिफ का बिल्कुल नहीं केस है ना, भरेगा। वो हाँ नहीं जी वो तो भरेगा। बिल्कुल नहीं भरेगा, यहाँ नहीं पर क्या मैम। हो गया कि एक नाव में अपन दोनों सवार होके जा सकते हैं क्या? चलो चलो जा सकते हैं। यानी कि डिफेंडेंट मलाई खा सकता है, यानी सेट ऑफ और काउंटर क्लेम दोनों के उसको पैसे नहीं भरने, प्लेंटिफ पैसे भर के अंदर आएगा। चलो मैं यस आपको मैम। बता देती हूँ, वन मोर थिंग यहाँ पे ही बता देती हूँ। अगर प्लेंटिफ केस जीत जाता है, प्लेंटिफ विंस द केस, तो क्या? यस मैम। प्लेंटिफ विड्रॉस द केस, तो क्या? ओके। अगर प्लेंटिफ ने केस को विड्रॉ कर दिया तो उसकी कोर्ट फी उसको पूरी वापस करी जाती है। ठीक है, मिलती है वापस। यस मिलती है वापस, 100% मिलती है वापस। हमने तो यही सुना है आपको मैम नहीं कि जब मिले फीस मुझे जमा हो बताना, मैं जाती। आपको प्रोविजन बता देती हूँ कि उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्ट फी वापस करी जाएगी। 100%, 100 क्या, ओके 110% आपको कोर्ट फी वापस करी जाएगी। दिस इज माई गारंटी। ओके, चलिए फर्दर बढ़ते हैं। ये आपने चेंज किया है क्या? थोड़ा सा नोट चेंज नहीं हो रहा है मेरा। ठीक है चलो, न्यू ग्राउंड ऑफ डिफेंस। न्यू ग्राउंड का मतलब है कि नई बात निकल के आ रही है डिफेंस को लेकर। तो डिफेंस का मतलब क्या होना चाहिए यार? कौन डिफेंस करेगा? डिफेंडेंट। कैसे करेगा? डब्ल्यूएस लेके आकर। तो इस डब्ल्यूएस के अंदर जो भी सूट प्रेजेंटेशन होगी उस रिटर्न स्टेटमेंट में वो बोल सकता है भाई ये तो सेट ऑफ करो ना। प्लेंटिफ तू तो चोर है, तूने तो मुझसे पैसे लिए थे, मैंने तेरे को 5 लाख रुपए की जो हमारी बात हो रही है तो 3 लाख रुपए जो तेरे को वापस दिए उसका क्या हिसाब दे। तो ही विल सेट ऑफ दैट क्लेम और उसमें ही वो अपना मजा लेके चले जाएगा। काउंटर क्लेम करना है कि उसने झूठा ऐसा कुछ किया है तो उसको काउंटर ब्लास्ट भी करेगा वो। तो उसको कोई पैसे भरने की जरूरत है क्या? नहीं भरने की जरूरत है। कौन भरेगा? प्लेंटिफ भरेगा। क्या भरेगा? कोर्ट फी भरेगा। ठीक है, मैम अगर इसमें अगर किसी जैसे प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट हाँ, से कैश में पैसा लिया है, कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है, केवल हम्म, मेरे वर्ड्स हैं या मैंने बस अपने वर्ड्स के ऊपर की उसको दिया, तो उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे इसमें? आप है ना देखो, कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। यस ठीक है, यस मैम। अगर आपकी यस मैम। कैश की ट्रांजैक्शन हुई है तो उसको यस लेकर आपने कुछ तो दिया है, होगा, उसका आपके पास कुछ तो पर्ची रहेगा, कैश मेमो कुछ तो रहेगा। आपने एक मैम पेपर पे, व्हाट्सएप पे, अगर मेरा व्हाट्सएप हाँ, पे कोई कन्वर्सेशन है चलेगा? एनी कॉन्वर्सेशन एडमिटेड, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी ट्रांजैक्शन है, आप उसकी उसको सू कर सकते हो, आप उसके ऊपर केस कर सकते हो, आप उसको उसका बाकायदा आप उसका फायदा उठा सकते हो। दिस इज व्हाट। ओके। ओके, अगर ऐसा है तो आप उस चीज का डिफेंस पक्का ले सकते हो ना। सब्सिक्वेंट प्लीडिंग, सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है कि जो हम कह रहे हैं उसके बदले क्या, दैट इज सब्सिक्वेंट प्लीडिंग। ठीक है, तो रिटर्न स्टेटमेंट जो डिफेंडेंट देता है उसके सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में वो प्रेजेंट करेगा। लीव ऑफ द कोर्ट का मतलब होता है परमिशन ऑफ द कोर्ट। लीव ऑफ द कोर्ट का मतलब होता है परमिशन ऑफ द कोर्ट। जो परमिशन ऑफ द कोर्ट यानी कि कोर्ट से क्या लिया जाता है? परमिशन लिया जाता है। तो कोर्ट को अगर सही लगता है तो कोर्ट किसी भी वक्त उस परमिशन को आपको अलाउ कर दे सकती है। कभी कभी क्या हो जाता है ना, जो डिफेंडेंट है जिस चीज को वो रह गया देने के लिए,
ठीक है, एडिशनल उसको कुछ ऐसा नया फैक्ट निकल के आता है, तो क्या डिफेंडेंट एडिशनल डब्ल्यूएस फाइल कर सकता है फ्री फंड में? तो मैं कहूंगी यस, यस, डिफेंडेंट एडिशनल डब्ल्यूएस भी फाइल कर सकता है। यानी पहले उसने 90 दिन में डब्ल्यूएस फाइल करी, तो आप लोगों के क्वेश्चन में एक दिमाग में एक क्वेश्चन जनरेट हो गया, 90 डेज तो बोली थी ना कि उस समय डब्ल्यूएस फाइल करने के लिए, तो अभी अगर एडिशनल डब्ल्यूएस फाइल करेंगे तो उसका क्या टाइम पीरियड है, वो कब फाइल कर सकती है? तो यहाँ पर कोर्ट में हम एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर ऑफ द पार्टीज कट एंड फिक्स द टाइम नॉट मोर देन 30 डेज ऑफ प्रेजेंटिंग द सेम। यहाँ पर आप लोगों का ये है कि आपको क्या करना है, वहां पे 90 डेज, अगर एडिशनल फाइल करना है तो 30 डेज का टाइम, यानी 90 फाइल कर दिया, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दिया, उसके बाद आपको एडिशनल देना है तो 30 डेज उसके बाद लगेंगे आपको। ठीक है, 30 डेज फाइलिंग जो आपने पहले करी है, पहले डब्ल्यूएस 90 डेज में, उसके बाद अगर आप डब्ल्यूएस फाइल करते हो जिसे हम एडिशनल कहते हैं, वो कितने दिन में करोगे, 30 डेज में करेंगे। आया बात समझ में, क्लियर हुआ? मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे इतनी डिफिकल्टी आनी चाहिए, सिंपल बता दिया एकदम, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, बोलो भाई, कुछ तो बोलो। यस मैम। ओके, रूल नंबर 10, प्रोसीजर व्हेन द पार्टी फेल्स टू प्रेजेंट द रिटन स्टेटमेंट कॉल्ड बाय द कोर्ट। ठीक है, अगर ऐसा जो प्रोसीजर है कि अगर डिफेंडेंट जो है वो नहीं फाइल करता है, तो उसको क्या लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है कोर्ट से, जिसके लिए मैंने आपको क्या कहा था, सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट, डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन, डिले के साथ में क्या फाइल करोगे, एफिडेविट, उसके साथ क्या फाइल करोगे, रिटन स्टेटमेंट, उसके साथ क्या फाइल करोगे, एफिडेविट। तो आप लोगों का दूसरा प्रश्न, अगर हम एडिशनल डब्ल्यूएस फाइल करते हैं तो क्या उसके साथ एफिडेविट देने की जरूरत है? ऑफ कोर्स, आप जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो, वो तो आपको आपको एफिडेविट ही देना पड़ेगा ना। भगवान कसम सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, तो किधर बोलोगे आप? आपको उसके साथ में भी देना पड़ेगा। ओके, एम आई क्लियर? आई थिंक सो, यस। ओके, ओके नम्रता, अनु, यस, नो, और डिफिकल्टी? यस यस। श्योर नो? ठीक है अनु, देखो आपको इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि कल तुम एफिडेविट को लेकर एकदम से रिजिट हो रही थी, मैंने कहा चलो अब आपको बता देती हूँ। चलिए, मेरा ऑर्डर नंबर 8 जो है, जो इंपॉर्टेंट था वो पूरा ले लिया और खत्म कर दिया। चलिए ऑर्डर नंबर 9 की तरफ बढ़ती हूँ। अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस। आता है तो देख, नहीं आता है तो देख। ये क्या बात हुई, मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ मैं। यहाँ पर मैं ये बोल रही हूँ कि पार्टीज की अपीयरेंस, पार्टीज की अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि कोर्ट के सामने जो पार्टीज अपीयर होती है, सम्मन जाने के बाद अगर वो आता नहीं है, देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अपीयरेंस। प्रकट होना कोर्ट के सामने, सिंपल शब्दों में कहूं मैं तो कैसे प्रकट होगा कोई, ऐसे ही नहीं ना, कैसे होगा, थ्रू है ना, एजेंट। थ्रू एडवोकेट, थ्रू हिज प्लीडर, थ्रू सेल्फ अपीयरेंस, थ्रू हिज रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, वैसे वो अपीयरेंस दे सकता है। अपीयरेंस का मतलब होता है फर्स्ट डे ऑफ द कोर्ट व्हेन यू कम बिफोर द कोर्ट, यानी जब आप कोर्ट के सामने स्वयं प्रकट होते हैं। अपीयरेंस एडवोकेट के थ्रू प्रकट होते हैं, अपीयरेंस रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के थ्रू प्रकट होते हैं, अपीयरेंस। ठीक है, अपीयरेंस का मतलब है कि खुद को आप कोर्ट के सामने खड़ा करते, खुद को मतलब जो तीनों मैंने कहे उन तीनों में से कोई भी प्रकट होता है, मतलब आप कोर्ट के सामने आ गए हैं। ठीक है, नॉन अपीयरेंस का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, अगर आपको कोर्ट ने बुलाया, हम बोलेंगे जा, क्या करेगी कोर्ट, देख लेंगे हम लोग बहुत रिच है, हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, कोर्ट बोलेगी रुक मैं तो बताती हूँ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रेस्पेक्टिव लीडर्स के सामने, तो सूट जो होगा अगर उस डे पे अडजर्न नहीं होता, व्हाट डज अडजर्न्ड मींस, अडजर्न्ड का मतलब होता है कि किसी कारणवश वो जो हमारा केस है वो नहीं चलने वाला है, दैट इज अर्जेंट। तो इसमें कभी कोर्ट बिजी होता है, कभी प्लेंटिफ का लॉयर एब्सेंट होता है, कभी प्लेंटिफ एब्सेंट होता है, कभी डिफेंडेंट का लॉयर एब्सेंट होता है, कभी डिफेंडेंट प्रेजेंट होता है। तो ऑन एंड ऑफ इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगी आप लोगों को पता चलेगी, यानी कि अगर ऐसा नहीं तो उसके लेकर कैसा। देखो, dismissal of suit by the summons are not served in the consequences of plaintiff's failure to pay the cost। अब प्लेंटिफ को बोला गया था, कोर्ट ने क्या बोला कि कोर्ट फी भर,
जो पोस्टल चार्जेस है यानी कि सम्मन्स जो भेजे जाएंगे उसका खर्चा देगा कौन? हाँ, प्लेंटिव ही देगा ना। यस, प्लेंटिव ही देगा। तो अगर उसने कॉपीज जो प्रेजेंट करनी है उसने वो टाइम पीरियड में नहीं करी तो कोर्ट क्या करेगा? चल भाग इधर से, मैं तेरे को डिसमिस कर देता हूँ तेरा सूट। अभी यहाँ पर ना डिसमिसल जो होते हैं ना, यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ डिसमिसल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लो, मैं यहीं पे बता देती हूँ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसमिसल। वेरी इजीली मैं आपको बताती हूँ। 1 टाइप ऑफ डिसमिसल इज कि कोर्ट डिसमिस एंड डिफॉल्ट करती है। ठीक है, कोर्ट अगर डिसमिस एंड डिफॉल्ट करती है, ठीक है, आपके नहीं आने से डिसमिस एंड डिफॉल्ट। सीपीसी ऐसा बड़ा ये है ना कि आप किसी कारणवश आपका सूट जो है वो डिसमिस हो जाता है तो हम उसको रिस्टोरेशन भी करा सकते हैं। क्या मैं सही कह रही हूँ? तो मैं 100% सही कह रही हूँ। अगर आपका केस डिसमिस इन डिफॉल्ट, DID, डिसमिस इन डिफॉल्ट, DID होता है तो आप उस केस को रिस्टोर करा सकते हैं। ठीक है, प्रोविजन है मैम इसमें 100%। कंडोनेंस डिले भी लगता है ना? क्यों डिले? फॉर व्हाट डिले? मैम अगर डिले हो जाता है तो कंडोनेंस डिले की एप्लीकेशन के साथ भी रिस्टोरेशन करा कब कब सकते हैं? किसने बोला डिले कंडोनेशन लगता है रिस्टोरेशन एप्लीकेशन में? मैम अब मैं जैसा सब बताते मैं तो उसी के हिसाब से बोल रही बिल्कुल हूँ। नहीं कहते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ और एकदम रिजिडली बोल रही हूँ आपको, बिल्कुल नहीं करते हैं। मैम कोई क्योंकि डिले एक की जरूरत नहीं में होती है। नॉट नेसेसरी, यू हैव टू, फॉर द रिस्टोरेशन यू हैव टू स्टेट एन एप्लीकेशन फॉर द रिस्टोरेशन that why you did not appear before the court, what was the reason, आप क्यों कोर्ट के सामने क्यों नहीं आए, क्या कारण नहीं था? मैम, हाँ नहीं मैम, जैसे अगर सपोज करिए जैसे डिसमिस एंड डिफॉल्ट हुआ, मैं प्लेंटिफ ही हूँ, मेरा केस हो आप गया मुझे एक बात बताओ, एक जनरल बात जी आपसे पूछती हूँ कि एक बात जी बताओ, आप प्लेंटिफ हो, अगर जी प्लेंटिफ का सूट डिसमिस हो जाता है तो मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि क्या प्लेंटिफ उस, देखो दो बात अलग है। प्लेंटिफ का सूट डिसमिस हो जाता है इन डिफॉल्ट तो वो हम्म, रिस्टोरेशन करा सकता है, बिल्कुल जी करा सकता है। हाँ ठीक है, करा सकता है। ठीक है। हाँ डिफेंडेंट क्या बोलेगा? बाढ़ में गया, अच्छा हुआ जी डिसमिस हो गया, मैं तो बचा, हाँ मैं तो जी बचा, थैंक यू, जी थैंक यू डिसमिस करने के लिए। हाँ, जी हम क्यों एप्लीकेशंस देते हैं? व्हाट इज द बेसिक नेसेसरी, हम लोग क्यों एप्लीकेशंस देते हैं कि डिसमिस करो? अगर प्लेंटिफ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, जी एब्सेंट 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 एब्सेंट, एप्लीकेशन दे यस दो। प्लेंटिफ नॉट अपीयरेंस, सूट में भी डिसमिस, प्लेंटिफ नॉट अपीयरेंस, सूट में भी डिसमिस। मेरा तो फायदा है ना, मेरा मतलब कौन? डिफेंडेंट का तो फायदा है ना। डिपेंडेंट हाँ यस मैम हाँ हाँ, यस, डिफेंडेंट का बिल्कुल फायदा है। इफ द सूट हाँ गेट्स डिसमिस्ड ड्यू टू द रीजन डिफॉल्ट ऑफ द प्लेंटिफ तो क्यों नहीं भाई? आम खाओ, मैम गुटलियां लेकिन क्यों ढूंढ गिन हाँ, रहे हो, है ना? अगर जैसे मैम मैं ही प्लेंटिफ हूँ, मैं नहीं आ पा रहा किसी वजह से, फर्दर कुछ मेरा कोई ऐसा हम्म मेडिकल इश्यू हो गया है, कुछ हो गया, मेरा डिसमिस हम्म एंड डिफॉल्ट में चला गया, जब तक मुझे पता चला, मतलब हम्म। विद इन 30 डेज हमें मतलब उसको रिस्टोरेशन में जाना पड़ता है। हम्म। अगर हम किसने 30 बोला डेज में, 30 डेज? किसने बोला 30 डेज? एक सीनियर पहले ने तो मैम, ये बताओ किसने बोला 30 डेज? मैम सीनियर ने 30 डेज में सॉरी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, सॉरी। मैम इसीलिए तो मैम पॉइंट क्लियर कर रही हूँ अभी। एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट डालने के लिए 30 डेज एडिशनल रिटर्न कंपल्सरी स्टेटमेंट डालने 30 के लिए। डेज हाँ करेक्ट, वो करेक्ट, हाँ करेक्ट। एडिशनल WS फाइल करने के लिए कितने दिन है भाई आपके पास? 30 डेज। 30 दिन है। ठीक है, अग्री करती हूँ ना। आप यस मैम प्लीज, मैं आप लोगों के सीनियर्स को, आई एम जस्ट सेइंग सॉरी बिफोर इट। क्या होता है, हवा में बोल देना और उसकी जो एप्लीकेशन अगर प्रॉपरली नहीं होना, देन इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट वर्थ इट। मैं ऐसे बोलूँ, आपको 30 दिन के अंदर करिए। अगर आप 60 दिन तक बीमार रही या आपको कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस आ जाती है, या ऐसी कोई आपको ऐसा कुछ, सॉरी सॉरी, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, प्लीज यस मैम मैं मेरे यस पर नहीं लेती हूँ, नहीं मैम चलो।
यस चलो नहीं नहीं मैम मुझे कुछ हो जाता है एंड आई एम 60 डेज आई हाँ एम नॉट वेल और 60 डेज आई एम नॉट गोइंग टू द कोर्ट ड्यू टू विच वहां पे डिसमिस हो चुका है। मैं तो यहाँ पे बैठ पे हूँ, मेरे को तो पता ही नहीं है कि पीछे क्या हो गया है, मेरी हालत नहीं यस है, मैम मेरी सर्कमस्टेंस है और मुझे पता नहीं हुआ कि वो डिसमिस हो चुका है। 60 दिन के बाद मैं कोर्ट के सामने जाती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ कि जस्ट ड्यू टू दिस रीजन आई डिड नॉट कम टू नो, फॉर दिस द लिटिगेंट शुड नॉट सफर, फॉर दिस द प्लेंटिफ शुड नॉट सफर और प्लेंटिफ शुड नॉट बी हार्म्ड ड्यू टू द मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ एन एडवोकेट और मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ एनीवन इट कुड बी। ठीक है, यही तो लॉ है, यही तो लॉ है ना, जहां पर आपको मिस इंटरप्रेट करवा के बताया जाता है, यही तो लॉ है ना, जो आप लोगों को क्लियर नहीं बोला जाता है कि नो दिस इज नॉट द लॉ, यू शुड नॉट डू दिस मिस्टेक। ठीक है, हम लोग कैसे बोलते हैं, वंस अ लायर इज ऑलवेज अ लायर। अरे वंस अ मिस्टेक इज ऑलवेज अ मिस्टेक, अगर एक बार गलती कर ली ना दोबारा आप उस गलती को नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन उस गलती को करने से हमको बचने का है पहले ही। आई यस अग्री, आप, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आपके सीनियर सही नहीं है या मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल रही हूँ, मेरा सिर्फ कहना क्या है कि आपके सीनियर भले ही आपको कुछ भी कहते हैं ना, तो व्हाट इज योर वर्क, यू शुड स्टार्ट स्टडिंग अबाउट इट। अच्छा, आप मुझे उठा के कहाँ से भी पूछो, मैं आपको बताऊंगी ये प्रोविजन ऐसा है, ये प्रोविजन ऐसा है। ठीक है, हमने भी यस तो प्रैक्टिस करी ना सीनियर के पास, ऐसे थोड़ी है मैं ऐसे ही आके बैठी हूँ यहाँ पर, नहीं मैंने भी प्रैक्टिस करी है। उसके बाद मैंने इतने साल जो मैंने इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करी उससे मैंने काफी हद से सीखा, मैं ये भी मानती हूँ, लेकिन आपका नॉलेज ऐसा होना चाहिए ना। देखो, लॉ में कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे को सब आता है, मैं भी ये नहीं कहूंगी मुझे सब आता है, मैं ये नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ मेरे को पता है कि यहाँ पर ये अगर हिच आती है तो इस हिच को वहां से कैसे हटाना है। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि स्टडी प्रॉपरली, नॉट किसी के, आप लोग सिर्फ हियरसे पे चलते हैं, मेरे सीनियर ने ऐसे बोला, आपके सीनियर आपको बोलेंगे कुछ ऐसा कर दो, करोगे क्या? नहीं ना, सोचोगे ना, बोलेंगे शूट यस कर दो इसको, जाके शूट करोगे क्या? नहीं ना, अरे ये तो पाप है, ये तो हमको भी पता है ना, हमारे कॉन्शियस को पता है कि इट्स सिन, यस है ना। तो वो सब चीजों को आपको काउंटर समझना है, अदरवाइज इट इज नॉट वर्थ इट। इसलिए मैं आप लोगों को ये सब भले ही मैं आपको पैराशॉट में बता रही हूँ, लेकिन उसका जो एसेंस है वो पूरा आप लोगों को दे रही हूँ मैं। ठीक है, मैम चलो। जैसे इसमें हाँ जैसे इसमें एक था कंडोनेंस डिले हमने लगाया था, एक सर्विस मैटर है उसमें लगा के उसको हम्म। रिस्टोर कराया, उसमें 380 डेज का डिले था हाँ बिकॉज ऑफ द एडवोकेट डिफॉल्ट की। जो मतलब कंप्लेनेंट था उसको पता ही नहीं था मेरा केस मतलब डिसमिस एंड डिफॉल्ट में चला गया। जब वो हमारे पास आया तो हमने उसका सर्टिफाइड कॉपी निकाली तो पता चला वो डिसमिस एंड डिफॉल्ट में चला गया। फिर हाँ, ठीक उसने है ना। उसको वो उसने मतलब हमने की रिस्टोरेशन की जब एप्लीकेशन लगाई तो उसमें डिले की एप्लीकेशन भी लगाई और उसमें रीजन लिखा कि अबाउट द एडवोकेट वी डिड नॉट नो कि मतलब हम लोग नहीं जानते थे हाँ, कि बिकॉज वी वर कैसे नॉट, हाँ, due to the अवेयर। advocate's mistake it was not on the part, we were not knowing what has happened in the matter, so matter यस may be restored on the part that advocate's fault, the litigant should not suffer। ठीक है, ऐसे यस करके मैम आप एप्लीकेशन देते हो, उस एप्लीकेशन को आप रिस्टोर करवा लेते हो, रिस्टोरेशन एप्लीकेशन के साथ में आप, अगर आपके पास कुछ प्रूफ है तो आप वो भी लगा सकते हो, अगर नहीं है तो हाँ आप, जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलती हूँ कि मेरे जूनियर लॉयर ने क्या किया था, डायरी फॉरवर्ड करते हैं, आप लोगों को पता है, यस मैम यस मेरे मैम मेरे जूनियर ने ऐसे किया था। ठीक है, जो मेरे जूनियर ने क्या किया था, डायरी फॉरवर्ड करते समय वो मंथ को मिस आउट करके, समझो जून का मैटर है, उसने बाय मिस्टेकली जुलाई में रख दिया था। ठीक है, हो जाती है, इंसान है यार, प्रैक्टिकली यस देखा जाए मैम तो ह्यूमन इज एन एरर ऑफ मिस्टेक्स, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो गया हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूं, मैंने इस जगह, हमारी सीनियर होते हैं तो वो बहुत चिल्लाते हैं, है ना, आपने देखा होगा क्या किया। यस मैम और हालांकि मैं आपको बताती हूँ, दे नो, इवन आई से, कि मुझे पता है कि अगर वो गलती करेगा तो मुझे उसको संभालनी कैसे है। लॉ में गलतियां होती है तो गलतियां संभालने के लिए ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या बोल दिया कि भाई मुझे तो ऐसा हो गया कि जून के बदले उसने जुलाई में मैटर पोस्ट कर दिया, डायरी में मेरे मैटर ही नहीं था, मैं उस समय मैटर ही नहीं गई, मैटर नहीं गई, मैटर डिसमिस हो गया। अब डिसमिस होने से तो मेरे को तो चक्कर आ गया, अब मैं क्या करूं, तो मेरे पास तो, मुझे मालूम है ना कि मैं रिस्टोरेशन करा सकती हूँ। मैंने क्या किया, उस डायरी का एक मैंने प्रिंट आउट निकाल दिया, यानी कि जेरोक्स कॉपी जिसको बोलते हो आप लोग, जेरोक्स कॉपी यस निकाल मैम के मैंने कोर्ट के सामने ये पुटअप कर दिया कि मेरे डायरी में ये मिस्टेक हो चुकी थी, तो फिर उस गलती की सजा जो है वो प्लेंटिफ को ना दी जाए, और मेरा मैटर रिस्टोर हो गया उस बात पे। तो एनी रीजन विच यू स्टेट बिफोर द कोर्ट इज अ जेन्युइन रीजन, कोर्ट हैज टू रिस्टोर, यस उनको करना है। ओके। बस केवल सिंपल एक एप्लीकेशन ही लगानी कि हमने क्यों आ रहे हैं हम इसमें।
यस, सिंपल एक रिस्टोरेशन एप्लीकेशन दे दो, बढ़िया वाली। नहीं पता है इसमें मुझे मैं बताना, आई विल शो यू हाउ टू गिव रिस्टोरेशन एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये सिर्फ एआई भी मुझे पॉइंट ऑफ कर रहे हैं तो मैं वो सब नहीं दिखा रही हूँ आपको। ठीक है। जब मैम वैसे रूल वन, पढ़ाऊंगी तो रूल वन एक बार रिपीट कर देंगे क्या? मेरे में थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था उस टाइम पे। ऑर्डर 9 का रूल 1 बोलता है अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेस एंड नॉन अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब है कि आप कोर्ट के सामने अपीयर होते हो। जो कोर्ट जिस दिन आपको सम्मन्स भेजेगी और आपसे कहेगी कि इस दिन आना है, तो उस दिन आपको आना ही पड़ता है। अगर आप नहीं आते हो तो कहीं ना कहीं कोर्ट आपकी क्या करती है, उसके अगेंस्ट ऑर्डर कर देती है, जिससे एक्स पार्टी ऑर्डर भी हो जाता है। अगर डिफेंडेंट नहीं आता है तो एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, कोई भी रीजन से अगर नहीं आता है, ठीक है, तो अगर उसके रिस्पेक्टिव लीडर्स आते हैं तो भी ठीक है। ठीक है, तो अपीयरेंस आप लीडर के थ्रू भी कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, आप किसी जो भी आपका एजेंट है, जो कि आपका रिप्रेजेंटेटिव एजेंट है या एजेंट है, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। लेकिन आपको उस दिन आना पड़ेगा जिस दिन आपको कोर्ट बुलाएगी। ठीक है, तो आपको उसके बाद क्या होता है, फ्यूचर डे आपका फिक्स होता है ना, उसके बाद आपको अगली डेट दी जाती है। सुना होगा, जूनियर्स तो जाते ही इस काम के लिए अगली डेट लेने के लिए। बहुत सारे जूनियर्स क्या करते हैं, फाइल लेते हैं। कितने सारे जजेस जो है इंसल्ट करते हैं, अरे तुम फाइल लेके मत घूमो, तुम एटलीस्ट ऐसा करो कि तुम अपने जो सीनियर है उसको असिस्ट करो, उनको मैटर में हेल्प करो। सीनियर फाइल देता ही नहीं है, फाइल देता है और बोलता है जा खड़े हो जा। बेचारे जूनियर को पता ही नहीं है, इंसल्ट वो करा के आता है और उसके लिए जो मेडल है वो सीनियर लेके चले जाता है। तो हमको वैसा क्यों बनना है? Why we are supposed to become that? You know the law, you know how to implement it, so go on. ठीक है, नेक्स्ट रूल था डिसमिसल ऑफ सूट whether summons not serve in consequences of the plaintiff failure to pay cost। अब अगर प्लेंटिफ को कहा गया था कि आप कॉस्ट पे करें, जो भी पोस्टल चार्जेस है उसको लेकर पैसा भरें, समन्स का जितना खर्चा हुआ है वो भरें, अगर वो नहीं करता है तो कोर्ट क्या करेगी? भाई कोर्ट के पास तो चारा ही नहीं है, क्या करेगी? ऑर्डर पास करेगी। कैसा ऑर्डर पास करेगी? सूट को डिसमिस कर देगी, खारिज कर देगी, खत्म कर यस देगी। मैम, लेकिन इसमें एक यस प्रोविजो है, इसमें एक प्रोविजो है, अगर ऐसा कोई ऑर्डर करती है और अगर जो डिफेंडेंट है, द डिफेंडेंट अटेंड्स इन पर्सन और एजेंट व्हेन इज अलाउड टू अपीयर बाय एजेंट, अपीयर एंड आंसर। अगर यहाँ पर एजेंट जो है, उस डिफेंडेंट जो है वो खुद नहीं आ सकता है तो एजेंट के थ्रू आके अपीयर हो सकता है, जैसे मैंने आपको कह दिया पहले से ही। तो ये रूल अप्लाई करता है जो केसेस प्लेंटिफ के फेलियर के हैं, जो प्रोसेस फी नहीं भरते। आपको पता है व्हाट इज द प्रोसेस फी? आप लोगों को पता रहेगा, गवर्नमेंट का स्टैंप रहता है ना, 5 रुपए यस का मैम, टिकट, 10 रुपए का टिकट, यस। है ना, 20 का टिकट। आप लोगों को देखा होगा, कोर्ट में जाओगे वेलफेयर ना। और वो हाँ यस हाँ यस वेलफेयर हो रहता है। यस यस यस। तो ये प्रोसेस फी होती है। अगर आप उस प्रोसेस फी को नहीं भरते हो तो कोर्ट आपका काम क्यों करेगी? फ्री फंड में थोड़ी काम करेगी। अगर आपने कोर्ट फी भी भर दिया तो आगे का खर्चा कौन करेगा? आपको खुद को करना है, खुद यस करोगे आप खर्चा। तो वो सर्विस ऑफ समन्स के जो चार्जेस होंगे वो आपको भरने हैं, उसके बाद ही आगे काम होगा ना। रूल नंबर 3, अच्छा मैम, नाइदर द हेलो पार्टी मैम। अपीयर्स। यस यस मैम यस। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर एक्स पार्टी हो जाता है जब डिफेंडेंट